बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बेटा आज हम जो है वो चैप्टर 6 जो है वो शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 ये बन जाते हैं 5 चैप्टर्स। ये 5 चैप्टर्स 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक हैं। पहली किंगडम जो है वो किंगडम प्रोकैरियोटी यानी प्रोकैरियोट्स की, जिसका रॉबर्ट विटेकर ने नाम रखा था मोनिरा। ठीक हो गया ना जी। तो किंगडम प्रोकैरियोटी या मोनिरा जो है इसका जो है वो इंट्रोडक्शन आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इसमें 2 ही तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था। अब बेटा जी जरा काम की तरफ आ जाते हैं। जो है ये जो बैक्टीरिया और जो है ना साइनोबैक्टीरिया, ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम किन्हें कहते हैं? हमें पता है कि ग्रीक लैंग्वेज में आपको मैंने चैप्टर 4 में लिखवाया हुआ है कि वो सेल जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक हो गया ना जी। प्रो मींस बिफोर, पहले, कैरी ऑन न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि न्यूक्लियस से पहले वाले सेल्स एवोल्यूशन में। ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी इस किंगडम के अंदर जो बैक्टीरिया है ना जी, उनको 2 ग्रुप्स में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक यू बैक्टीरिया जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, और आर्चियोबैक्टीरिया एशियंट, जो जिनके मतलब हम ये ख्याल करते हैं कि जब से वो इवॉल्व हुए उस वक्त से अभी तक वो ऐसे ही मौजूद हैं। हम ख्याल करते हैं, जब भी एवोल्यूशन के ऊपर हम कोई बात करते हैं तो वो हमारा एक हाइपोथेसिस ही है, मफरूजा ही है, कोई 100% बात श्योर नहीं है। अच्छा जी, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बेटा जी डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले हैं। तो सोचे खुद ही कि बैक्टीरिया कब डिस्कवर हुए होंगे? जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई होगी। तो डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एसोसिएटेड, इट हैड लॉन्ग बीन, आपकी किताब में कुछ लिखा हुआ वहां से मैं पढ़ रहा हूं, इट हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड दैट स्मॉल क्रिएचर्स, पहले ही हमें शक था, ठीक है ना जी, कि कोई ऐसी स्मॉल क्रिएचर्स, ऐसी मखलूकात पाई जाती हैं जो हमें नाक से नजर नहीं आती, ठीक है ना जी, विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आई। तो बट देयर, लेकिन वो क्रिएचर्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म जानदार, ठीक है ना जी, बट देयर डिस्कवरी वाज लिंक्ड टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। पहली माइक्रोस्कोप एक फिजिसिस्ट गलीलियो ने इजाद की थी, ठीक है ना जी, लेकिन उसने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर नहीं किया था। ठीक हो गया ना जी। जो है एक डच साइंटिस्ट, डेनमार्क के जो शहरी होते हैं उन्हें डच कहते हैं। तो साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ठीक है ना जी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक 1673 में, देखिए 1665 में सेल डिस्कवर होता है, ठीक है ना जी। 1673 में वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड द माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। बेटा प्रोटोजोआ किन्हें कहते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अंडरलाइन करें प्रोटोजोआ को और साथ नोट कर लें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये मैं किसका मतलब आपको लिखवा रहा हूं, प्रोटोजोआ को अंडरलाइन करके। आगे पीछे बहुत जगह आपके पास किताब पे नोट करने की। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी एंटोनी लीवनहॉक जो है उसने सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि जो है वो अमेबा, पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन्स जो हैं वो भी डिस्कस किए थे। इनको हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, प्रोटोजोन्स को।
तो ही यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप, उसने बड़ी एक आम सी माइक्रोस्कोप उस वक्त जो वो बना सकता था। उस देखें गलीलियो ने एक बेसिक प्रिंसिपल दे दिया कि आप इस तरह से माइक्रोस्कोप बना सकते हैं, बाकी फिर हर बंदे ने अपनी अपनी, रॉबर्ट हुक ने खुद अपनी बनाई थी, एंटोनी वॉन लीवनहॉग ने अपनी ही यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विद एक्यूरेट ड्राइंग्स। वो माइक्रोस्कोप में देखता था और देखने के बाद क्या करता था, देख देख के हाथ से उनकी तस्वीरें बनाता रहता था जैसा जैसा नजर आता था। फिर और साथ साथ वो डिस्क्रिप्शंस, उनके ऊपर मजमून लिखा करता था, यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके वो पब्लिश करता था। कॉल्ड दिस एंड डिस्क्रिप्शंस एसेज एंड कॉल्ड दी स्मॉल क्रीचर्स एज एनीमोलेकुलस। उसने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या रखा है, एनीमोलेकुलस, क्योंकि वो जिस मीडियम में उनको देखता था उसमें वो हरकत करते थे, इसलिए हरकत करने वालों को एनिमल्स कहा जाता था, एनीमोलेकुलस। ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी बारी आ गई है किसकी, ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, उसने एनीमोलेकुलस जैसी क्रिएचर्स को कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया, इन रेन वाटर, देन कन्फर्म्ड दिस इन सैलिवा यानी म्यूकस में भी, विनीगर सिरका में भी, इन्फ्यूजन्स कोई भी अमेजेश मिक्सचर जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं उनके लिए, इन्फ्यूजन्स मिक्सचर्स के लिए, ठीक है, मिलावट की हुई चीज़ों के लिए लफ्ज़ बोला जाता है, एंड अदर सब्सटेंसेस और दूसरी चीज़ों के अंदर भी। अच्छा जी, द प्रोग्रेस, अब बड़ा जी हेडिंग शुरू हो गया आपका, हेडिंग क्या होगा, लुईस पास्चर 1862। ये मैंने साल कहाँ से लिया, किताब में तो नहीं है, 4th चैप्टर से लिया है जी। द प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैज बीन स्लो। शुरू शुरू में बहुत स्लो थी, देखिए ना, कहाँ 1673 और कहाँ 1862। तो वजह यह है कि माइक्रोस्कोप्स इतनी ज्यादा बेहतर किस्म की नहीं थी। तो बहरहाल वक्त के साथ साथ द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोबॉडीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, लफ्ज माइक्रोब्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो बॉडीज। ठीक हो गया ना जी, माइक्रो बॉडीज के लिए भी बोल दिया जाता है। अच्छा जी, चलिए अब आगे चलते हैं। तो लुईस पास्चर जो है इसने पहली दफा एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि जो है कि वाकई ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है ना जी, अगर आपको याद आ जाए तो फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में जो है वो रुडोल्फ विर्को के जो है वो हाइपोथेसिस को कन्फर्म इसने ही किया था एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे के कि जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, यानी बैक्टीरिया की सेल डिवीजन से पैदा होते हैं, इस तरह से। तो जो है पास्चर वेंट ऑन मेकिंग मेनी डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन। उसने बहुत सारी जो है वो पास्चर ने बड़ा जी माइक्रोबायोलॉजी के शोबे में बहुत सारे टूल्स बनाए, टेक्निक्स डेवलप की। ठीक हो गया ना जी, औजार बनाए जिनसे हमें वर्क करने में आसानी होती है, और कुछ केमिकल्स भी बताए कि इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए। और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काज करते थे उनके अगेंस्ट मेडिसिन भी बनाई, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन जो है, ही डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रॉक्स। एंथ्रॉक्स बड़ा ही ना जानवरों में ज्यादा होने वाली बीमारी है, जिसमें जानवरों को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, इसे जानवरों का तहाली बुखार भी कहा जाता है, और उनकी जिल्द के ऊपर ना बड़े बड़े फोड़े बन जाते हैं जो कि जख्मों की तरह के जख्मों में तब्दील हो जाते हैं। इंसानों में भी हो सकती है अगर ये एंथ्राक्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया जो है वो इंसानों में मुंतकिल हो जाए तो। ठीक है ना जी, और ये भी एक वबा की सूरत में जो है वो फैल चुकी है एक दफा। फिर फॉल कॉलरा जो है, मुर्गियों में हैजा जो है, और उसके अलावा रेबीज जो है पागलपन, क्योंकि ये पागल कुत्तों के या जानवरों के काटने से ये बैक्टीरिया इंसानों में मुंतकिल हो जाता है, फिर इंसानों के नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं ये। अच्छा जी, तो रेबीज जो है। अब बेटा जी उसके बाद इसे लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन की टेक्निक जो है वो भी की। देखिए असल में ना उस वक्त जो है ये यूरोप के जो कंट्रीज थे इनके दरमियान में आपस में एक दूसरे को शिकस्त देने का था। तो लुईस पास्चर जो है वो एक बड़ा पेट्रियाटिक किस्म का आदमी था, वो चाहता था कि फ्रांस जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत हो इकोनॉमी में। तो उसने जो है वो बहुत सारी टेक्निक्स दी, जिसमें ये वैक्सीन है, फिर ये वैक्सीन भी उसने जो है वो असल में अपनी पोल्ट्री की इंडस्ट्री को बचाने के लिए बनाई थी। तो जो है वो प्रिजर्वेशन
पास्चराइजेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलेज। स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है? डिकम्प, बासी होना। क्या होना? बासी होना बाय माइक्रोज, फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से। तो उनको महफूज कैसे करना है? ठीक हो गया ना जी। प्रिपरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन की टेक्निक भी इसने डेवलप की थी। प्रिपरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड यानी दही, अल्कोहल, एसिटिक एसिड फ्रॉम एन एटसेट्रा, ठीक है ना जी, एटसेट्रा फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स जो है उससे फर्मेंटेशन, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो बेटा जी उसके अलावा जो है लुईस पास्चर ने ये भी दुनिया को बताया कि ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर भी डिजीज पैदा कर सकते हैं। तो अब बेटा जी अगला जो है पैराग्राफ है उसका हेडिंग आपने बनाना है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो रॉबर्ट कॉच formulated the germ theory of disease. He isolated typical rod shaped bacteria with squarish end जो है उसने इस तरह का जो है ना जिसे हम बैसिलस कहते होते हैं उस तरह का, इस तरह के बैक्टीरिया जब उसने डिस्कवर किए तो किससे? फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप दैट हैड डाइड ऑफ एंथ्रॉक्स, देन ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया कॉज ट्यूबरक्लोसिस। यानी एंथ्रॉक्स का काजिंग एजेंट ढूंढा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसे फेफड़ों की बीमारी है, एंड कॉलरा हैजा। ये ह्यूमंस के अंदर भी उसने इन बीमारियों के काजिंग एजेंट बैक्टीरिया ही ढूंढे जो कि बैसिलाई बैक्टीरिया थे। तो ही फॉर्मुलेटेड द 4 पोस्टुलेट्स ऑफ जर्म थ्योरी। तो बेटा जी विच आर द मेन पिलर्स, बुनियादी स्टेप्स हैं। इन मेन पिलर्स को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें बेसिक स्टेप्स। बेसिक स्टेप्स, बुनियादी स्टेप्स प्रोसीजर्स के जो है ऑफ द जर्म डिजीज, दीज आर यूज्ड टू फाइंड, ये मालूम करने के लिए कि जो है वेदर द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द डिजीज लायंस। बड़ा ये लायंस जख्मों को कहते हैं, लायंस जख्मों को, मुतासरा हिस्सों को, ठीक है ना जी, इसके लिए बोला जाता है। तो इन द इज द कैजुअल एजेंट ऑफ द डिजीज आर नॉट। देखें जाहिर बात है हमारे जिस्म के जिस हिस्से में बीमारी के सिम्टम्स मौजूद हैं वो हिस्से में लाजमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उस बीमारी को पैदा करें वो मौजूद होंगे। तो वहां से वो सैंपल ले लेते थे और फिर उस हिस्से का क्या करते थे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलहदा करते थे, आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना और फिर ये कन्फर्म करना कि क्या वाकई ही हमने जब वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ढूंढ भी लिया नहीं उसको किसी हेल्थी जो है वो एनिमल के अंदर डालना ताकि बीमारी पैदा हो सके। और अगर जो वो इस तरह से बीमारी पैदा हो जाती है तो फिर वो इसका मतलब उन्होंने काजिंग एजेंट ढूंढ लिया। ठीक हो गया ना जी। तो ये बेसिकली अभी आपको सिखाना है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। बेशक बेटा जी आप इस ऑर्गेनिज्म को अंडरलाइन कर लें। इस लफ्ज ऑर्गेनिज्म को जिस तरह से मैंने ऊपर अंडरलाइन किया ना, आप भी ऊपर अंडरलाइन करके ऊपर क्या लिख दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ जाएगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद ए गिवन डिजीज। ये पोस्टुलेट नंबर 1 आ गया आपका कि हर डिजीज के साथ, रॉबर्ट कॉच कहता है कि हर बीमारी के साथ एक लाजमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तल्लक होता है। यानी बीमारी की कोई ना, हर बीमारी का काजिंग एजेंट कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। ये रॉबर्ट कॉच ने कहा। ठीक है ना जी। दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी, नंबर 2 पोस्टुलेट शुरू हो गया बेटा जी। नंबर 2, दी ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। बेटा यहाँ पे कल्चर से मुराद आपने क्या नोट करना है? पॉपुलेशन। क्या नोट करना है? पॉपुलेशन। उसको एक अलहदा पॉपुलेशन इन प्योर, उसकी प्योर पॉपुलेशन में ग्रो करवाया जा सकता है, यानी उसकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना जी। इन द लेबोरेटरी के अंदर, यानी होस्ट इन्फेक्टेड एनिमल से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलहदा किया गया और फिर उसको एक अलहदा टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है उसकी उनकी तादाद बढ़ा ली गई, उसका कल्चर तैयार कर लिया गया। ठीक है ना जी। तो जारी बात है उन कल्चर्स को तैयार करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, कितनी पीएच होनी चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब कुछ पास्चर और रॉबर्ट कॉच की तहकीकात हैं। जी बेटा जी। द प्योर कल्चर,
जो है नंबर 3 पास्टुलेट, नंबर 3, अब वो जो लेबोरेटरी में तैयार किया गया प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज, वो बीमारी पैदा करेगा व्हेन इनोकुलेटेड। इनोकुलेटेड मीन क्या होता है? इंजेक्टेड। इनोकुलेटेड मीन बेटा जी क्या होता है? इंजेक्टेड, दाखिल किया जाता है, इंजेक्टेड, ठीक हो गई, इनटू द ससेप्टिबल एनिमल। ससेप्टिबल शिकार होने वाला, ससेप्टिबल शिकार होने वाला। तो यहां पे कौन से शिकार होने वाले से मुराद क्या है? बीमारी का, ठीक है ना जी, बीमारी का शिकार होने वाला एनिमल हॉस्ट जो उसमें। अब बेटा जी नंबर 4 पास्टुलेट, इट इज पॉसिबल टू रिकवर, अगले पेज 84 पे, इट इज पॉसिबल टू रिकवर, ये मुमकिन है कि इस जिस ससेप्टिबल एनिमल जो हमने इसी में से दोबारा से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिर निकाला जाए, ठीक है ना जी, टू रिकवर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो अगर ये 4 स्टेप्स के जरिए को दोहराने से जो है वो हाइपोथेसिस के मुताबिक जो है वो रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बीमारी का काजिंग एजेंट है। समझ आ गई बात? अगर ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करके आप जो है वो जो आपके इस थ्योरी के मुताबिक रिजल्ट्स आने चाहिए उसी तरह के रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, तो इट मींस कि आपने भी किसी बीमारी का काजिंग एजेंट ढूंढ लिया। लेकिन आपने इन 4 पास्टुलेट्स में से गुजरना है जी। Koch and his colleagues invented many techniques concerning inoculation के कैसे जरासीम दाखिल करने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आइसोलेशन उनको अलहदा कैसे करना है हॉस्ट के बॉडी से, ठीक है ना जी। मीडिया प्रिपरेशन, वो कल्चर मीडियम जिसके अंदर पॉपुलेशन यानी कल्चर तैयार करना है वो कैसे तैयार करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। बेटा जी अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया, हेडिंग क्या है? अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये मैंने ये पॉइंट्स आपने हाईलाइट कर लेने हैं हाईलाइटर से। कहाँ पे? किताब में। बैक्टीरिया वाइड स्प्रेड इन देयर अकरेंस, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हाँ एवरीवेयर को हाईलाइट कर लें। इन एयर, लैंड, वाटर, ऑयल डिपॉजिट्स, तेल के ज़खायर में, फूड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, मैन, एनिमल्स, देयर काइंड एंड नंबर्स वेरी अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है ना जी। इसको हाईलाइट कर लें, लोकेलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस को। तो जो है अब सम बैक्टीरिया आर ऑलवेज प्रेजेंट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेचुरल फ्लोरा। बेटा नेचुरल फ्लोरा से मुराद वेजिटेशन, जहाँ पे भी प्लांट्स और यानी कि कुदरती जंगलात में जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स और सॉयल जो जो उसमें पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं वो सब नेचुरल फ्लोरा का हिस्सा है, वेजिटेशन। अदर्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, कुछ खास किस्म के एनवायरनमेंट में, जैसे हॉट स्प्रिंग्स। ये जो आर्चियोबैक्टीरिया ना जी, ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। अल्कलाइन एसिडिक सॉइल्स, हाईली सलाइन एनवायरनमेंट, इन इज हाईली पोल्यूटेड सॉइल्स एंड वाटर्स। बेटा ये अगला हेडिंग आपकी किताब में ही बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरियल सेल्स इनवेरिएबली हैविंग ए सेल मेम्ब्रेन, सबके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड क्रोमेटिन बॉडी। द मेजॉरिटी हैव सेल वॉल, ज्यादातर के पास क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक हो गया ना जी। लेकिन कुछ के पास नहीं भी, विच गिव शेप टू द बैक्टीरियल सेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स लाइक कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्री, ठीक है। ग्रेनुअल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल, कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में कुछ पाए जाते हैं, कुछ में कुछ नहीं। तो बेटा इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हमने क्या करना है? साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 600 माइक्रोमीटर इन सिंगल डायमेंशन, यानी एक लेंथ में। ज्यादातर बैक्टीरिया वेरी इन साइज एज मच शेप, जितनी शेप में बदलते हैं उतने साइज में भी। द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे बैक्टीरिया जिनको एग्जाम्पल क्या है? माइकोप्लाज्मा आर अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर, और ये तकरीबन सबसे बड़े वायरस का साइज होता है। पॉक्स वायरसेस सबसे बड़े वायरसेस होते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई की बात होगी, एवरेज साइज ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई इज 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर इन वाइड एंड 2.0 to 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग। स्पाइरोकीट्स जिन्हें कहते हैं वो बेटा जी 500 माइक्रोमीटर होते हैं इन लेंथ, जबकि स्टेफलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो 0.75 माइक्रोमीटर टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होते हैं। बेटा येलो बॉक्स के अंदर क्या मौजूद है? येलो बॉक्स में सबसे बड़े बैक्टीरियम का जिक्र है जिसका नाम है
अपीलियोपाइसम अकैंथरस निग्रो अपीलियोपाइसम फेशियल सोनाई, ये किसका नाम है? बैक्टीरियम का, अपीलियोपाइसम फेशियल सोनाई। तो इसका जिक्र है कैसे है कि रिसेंटली ये ह्यूज बैक्टीरियम जिसका नाम साइंटिफिक नेम क्या, अपीलियोपाइसम फेशियल सोनाई, ठीक है, हैज बीन डिस्कवर्ड इन इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जन फिश। उस ब्राउन सर्जन फिश का साइंटिफिक नेम क्या है? अकैंथरस निग्रोफस्कस। तो फिश का नाम क्या है? अकैंथरस निग्रोफस्कस। बैक्टीरियम का नाम अपीलियोपाइसम, ग्रोज एज लार्ज एज 600 माइक्रोमीटर बाई 80 माइक्रोमीटर, ए लिटिल स्मॉलर देन प्रिंटेड हाइफन। हाइफन कहते हैं डैश को, ठीक है ना, जो आप लिखते हुए डैश नहीं डाल देते उसको हाइफन कहते हैं। अच्छा जी, अंग्रेजी में। तो अब जो है इट इज नाउ क्लियर दैट एफी बैक्टीरिया आर मच लार्जर देन एवरेज यूकैरियोटिक सेल्स। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।